भारत में शिक्षा की स्थिति क्या है, इस बारे में आज जो है कुछ बात करने की बात करने की कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि भारत में शिक्षा की वास्तविक स्थिति क्या है। कहने के तो भारत की जो वर्तमान शिक्षा दर है वो लगभग भारत में 77% लोग जो है लगभग साक्षर हैं। लेकिन भारत में साक्षरता का पैमाना क्या है? कोई भी व्यक्ति जो भारत में महज सिग्नेचर मात्र कर लेता है उसको भारत में साक्षर माना जाता है। यूरोपीय या कहें कि अमेरिकी देशों में शिक्षा को मापने का जो पैमाना है, डॉक्टर की लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन को ऐसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति जो व्यक्ति डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ लेता है उसे साक्षर माना जाता है। अगर ये पैमाना भारत में लागू कर दिया जाए तो भारत में कितने प्रतिशत लोग साक्षर माने जाएंगे? कोई व्यक्ति कोई किताब नहीं पढ़ सकता, कुछ नहीं, केवल न जाने कैसे तरह तरह के उपाय करके उसने मात्र अपना सिग्नेचर करना सीख लिया है, उसको भारत की व्यवस्था ऐसी है कि उसको साक्षर मान लिया जाएगा। भले ही वो किताब ना पढ़ सकता हो, अपने दस्तखत के अलावा किसी और का नाम ना पढ़ सकता हो, लेकिन वो साक्षर है। तो ये तो है विश्व गुरु भारत की तथाकथित महान जो है शिक्षा व्यवस्था। अब इसको और आगे समझते हैं कि हो क्या रहा है, और इस समय शिक्षा व्यवस्था का हाल अब और घटिया और बेकार होने वाला है। क्यों भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी बेकार है? इसकी जड़ें हमें अतीत में खोजनी चाहिए। पहले अतीत में क्या हुआ है? अतीत में भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी उस पर कुछ चंद जाति के लोगों का, कुछ खास जाति के लोगों का कब्जा था। उन लोगों ने भारत की एक बड़ी विशाल आबादी को, लगभग कह सकते हैं 90% से ऊपर की आबादी को पढ़ने ही नहीं दिया, शिक्षा व्यवस्था से दूर रखा, शिक्षा से दूर रखा। अतीत में कई सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे कर्ण का ही उदाहरण है। कर्ण जो है शिक्षा के लिए पहले गए, गुरु द्रोण के पास गए। द्रोण ने कहा नहीं, तुम ब्राह्मण नहीं हो, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा। फिर वही कर्ण जो है परशुराम के पास जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। परशुराम को और झूठ बताना पड़ता है उनको कि मैं साहब ब्राह्मण हूँ। परशुराम जान जाते हैं कि ठीक है भाई, ब्राह्मण है, चलो शिक्षा दे देते हैं, ब्राह्मण है तो। लेकिन जब ये भेद खुलता है कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, परशुराम जो है उसको भयानक श्राप दे देते हैं। तो ये कुछ किंवदंतियां हैं। ऐसे ही एकलव्य भी गए द्रोण के पास शिक्षा मांगने, लेकिन ब्राह्मण न होने के कारण या क्षत्रिय कुल का राजकुमार न होने के कारण उसको शिक्षा नहीं दी गई, मना कर दिया गुरु द्रोण ने। और द्रोण ने मना ही नहीं किया, बल्कि फिर वो व्यक्ति ने अपने निजी प्रयासों से एकलव्य ने अपनी शिक्षा जो है वो प्राप्त करने की कोशिश की और वो बड़ा अच्छा धनुर्धर बन गया। तो छल और कपट और प्रपंच देखिए भारत की शिक्षा व्यवस्था में एकाधिकार जबरन कब्जा किए हुए लोगों का, कि उसी एकलव्य का छल से अंगूठा काट लिया जाता है। और दुर्भाग्य इस देश का देखिए कि उसी गुरुद्रोण, उसी छली कपटी और बेहद जातिवादी व्यक्ति के नाम से आज भी इस देश में गुरु की सर्वोच्चता का जो पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, उसी छली कपटी गुरु के नाम पर द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जा रहा है। ये इस देश की महानता है। ये देश का, आप सोचिए कि देश कैसे कैसे छलियों कपटियों जब घोर जातिवादी मानसिकता के लोगों को ढो रहा है, ढो ही नहीं रहा है बल्कि महिमा मंडित कर रहा है। उनके नाम पर आज भी सदियों बाद पुरस्कार बांटे जा रहे हैं। देश के सर्वोच्च शिक्षण पुरस्कार ऐसे कपटी लोगों के नाम पर बांटे जा रहे हैं। ये जो है साफ बताता है कि आज भी भारत का जो मूल चरित्र है, वंचित जातियों को, वंचित समुदाय के लोगों को शिक्षा से दूर रखने का, वो बदला नहीं है। जैसा वो महाभारत काल के समय में था वैसा भी आज भी है। आप लोगों ने अक्सर एक चीज देखी होगी कि कोई गुरु के आश्रम में एक राक्षस लोग आते थे और उनको उनकी साधना में विघ्न डालते थे तरह तरह से, और कुछ ना कुछ विघ्न डाल के, जैसे किसी मांस का टुकड़ा उनके यज्ञ में फेंक दिया, उनकी साधना को भंग कर दिया। ऐसे ही आज के समय में भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कुछ राक्षसों ने भयानक हमला किया हुआ है। वो कैसे? अब वो मांस के टुकड़े नहीं फेंकते हैं,
अब वो किसी और तरह से ऋषियों को, मुनियों को, जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनको परेशान नहीं करते हैं। अब वो तरीके बदल गए हैं। उन्होंने क्या काम किया है, भारत में शिक्षा के जो मंदिर बने हुए हैं, जो गुरुकुल बने हुए हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बने हुए हैं, ये राक्षस उन विश्वविद्यालयों को ख़त्म करना चाहते हैं। कैसे ख़त्म करना चाहते हैं? गरीब बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ने देना चाहते। फीसें इतनी महंगी कर दी हैं। आप IIT की फ़ीस उठाइए, मेडिकल की फ़ीस उठाइए, देश की तमाम यूनिवर्सिटियों की फ़ीस उठाइए। नई जो एजुकेशन पॉलिसी मोदी जी ने बनाई है उसमें तो ये है कि आने वाले 10-20 सालों में मुझे उम्मीद है कि BA की फ़ीस लगभग 20-20 लाख, 33 लाख रुपए, 40-50 लाख रुपए हो जाएगी। आप सोचिए 50 लाख रुपए दे के कोई बच्चा महज BA कैसे प्राप्त, BA की शिक्षा, ग्रेजुएट होने के लिए इस देश में भविष्य में बच्चे तरस जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही व्यवस्था है जैसे राक्षस लोग आके कहीं पर किसी गुरुकुल पर हमला करके उसको छिन्न भिन्न कर देते थे। ऐसे ही जो केवल पूंजीपति जो राक्षस हैं वो आकर हमारे स्कूलों पर, हमारे कॉलेजों पर ऐसे ही हमला कर रहे हैं, धन से हमला करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि शिक्षा जो है मात्र कुछ चंद करोड़पति अरबपति लोगों के बच्चों को ही प्राप्त हो, बाकी ये देश पूरा अशिक्षित रहे, अच्छी शिक्षा प्राप्त न कर पाए। ये सारा खेल है। ये खेल अतीत में अन्य तरीके से खेला जाता था, अतीत में ये जाति के नाम पर खेला जाता था, आज ये आर्थिक कारणों के नाम पर खेला जा रहा है। सोचिए, जो समुदाय 2000 साल से किसी जातिगत कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया और गरीब रह गया, आज वही गरीब बच्चा इतनी महंगी महंगी फीसों को कैसे वहन करेगा? क्या है, जब फीसें नहीं दे पाएगा, अशिक्षित रह जाएगा। अशिक्षित रह जाएगा तो एक अन्याय उसके साथ 2000 साल पहले हुआ, 3000 साल पहले हुआ, और आज फिर उसके साथ फिर वो उसी अन्याय का शिकार हो जाएगा। तो बहुत कठिन है। इस देश का सामाजिक ढांचा कुछ ऐसा है कि जिनके साथ अतीत में अत्याचार हुआ है, भविष्य में उन्हीं के साथ अत्याचार करने की योजना फिर से बनाई जा रही है। साफ है कि भारत का जो शिक्षा व्यवस्था जो पहले से ही गर्त में थी, इसको इतना महंगा करने के बाद और इसको गर्त में धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। और देश की जनता को इस चीज़ को समझना चाहिए और अपनी तरफ से प्रयास करने चाहिए, दबाव बनाना चाहिए सरकारों पर कि कम से कम ये जो शिक्षा के मंदिरों पर हमला हो रहा है इसको रोका जा सके। धन्यवाद।